talked about its names. क्रोकोडाइल नेम्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रोकोडाइलस विच मीन लेजर्ड। जो क्रोकोडाइल का जो नेम है वो एक ग्रीक वर्ड लातीनी ज़बान से निकला है जिसका मतलब है लेजर्ड। ठीक है ना। अगर क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ की बात की जाए तो इसकी 21 स्पीशीज़ हैं। 21 स्पीशीज़ में 13 स्पीशीज़ जो हैं वो क्रोकोडाइल की अदर इसके मेंबर्स जो है ना इंक्लूडेड है इसमें कैमन आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है, गेवियल आ जाता है। ठीक है ना। उनकी भी स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर हम बात करें कि ये किस पीरियड से, ये किस ग्रुप से ड्राइव्ड किया गया है, डायनासोर एंड क्रोकोडाइल ड्राइव फ्रॉम द आर्कियोसोरस। जो आप देखें ना, जो रिप्टाइल के देयर आर 3 लार्ज ग्रुप ऑफ रिप्टाइल। वन फर्स्ट इज एनाप्सिडा विदाउट फेनेस्ट्रेशन एंड सेकंड इज ड्रियाप्सिडा। ठीक है ना। डियाप्सिडा एंड लास्ट इज स्नैप्सिडा। इसमें मैमल वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। अगर डियाप्सिडा की क्लासेस की बात की जाए तो इसमें दो क्लासेस होती है, एक आर्कियोसोरस और दूसरा लेपिडोसोरस। लेपिडोसोरस में स्नेक्स और लेजर्ड आ जाते हैं और जो आर्कियोसोरस होते हैं उसमें डायनासोर और क्रोकोडाइल आ जाते हैं। डायनासोर जो है इसकी एक्सटेंट में आ जाता है और जो क्रोकोडाइलियंस हैं वो लिविंग में आ जाते हैं। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ क्रोकोडाइल की तो हार्पिटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ क्रोकोडाइल को। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टर्म दैट यूज फॉर स्टडी ऑफ क्रोकोडाइल, दे आर इंक्लूडेड इन रिप्टाइल, दैट्स वाई वी यूज़ हार्पिटोलॉजी। हार्पिटोलॉजी जो रिप्टाइल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अगर हम इसकी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की बात करें क्रोकोडाइल की तो ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। कॉर्डेटा इज़ अ बैकबोन ऑफ ज़ूलॉजी एंड वर्टिब्रेटा इज़ अ बैकबोन ऑफ कॉर्डेटा। तो इसकी क्लास की अगर बात करें तो ये रेप्टिलिया से बिलोंग करता है। आर्डर इसका क्रोकोडिलिया है। इसकी फैमिली की बात करें तो क्रोकोडाइलिडिया है। अगर इसकी जगह फैमिली में अगर होता है एलिगेटर तो एलिगेटरेडी होगा उसकी फैमिली। ठीक है ना। मैं आपको सम एक्स्ट्रा इसकी जो करैक्टर्स हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो है 30 to 33 बॉडी टेम्परेचर इनका होता है। और ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर जो प्रेफर्ड करते हैं ये। इनकी हार्ट बीट की बात की जाए तो ये इनकी हार्ट बीट होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हार्ट बीट जो होती है वो टेम्परेचर और हार्ट बीट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर बात करें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका हार्ट बीट होता है 1.8 बीपीएम बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है ना। जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम बात करें इसके मुकाबले में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो वो होता है हार्ट बीट होती है, नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72 बीपीएम होती है, बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है ना। और सम जो रिप्टाइल्स होते हैं जो इनके होते हैं, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो एम्फीबियंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं। कैसे वो एम्फीबियंस करेक्टर शो करते हैं? कुछ जो होते हैं वो वाटर में भी रहते हैं। ये दो माहौल में इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक तो वाटर में रहते हैं दूसरा लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है ना। लैंड पर भी रहते हैं। जो एम्फीबियंस करेक्टर ये शो करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन के वक्त तो ये साए का सहारा लेते हैं। दैट्स वाई दे शो एम्फीबियंस करेक्टर, दिस इज़ द बेसिक एम्फीबियंस करेक्टर। तो अगर बात करें हम इसके फुट की बात की जाए तो जो इनके फ्रंट फुट होते हैं वो जो होते हैं फाइव डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर देखा जाए तो डिजिट्स तो 5 है ना, बोथ हाइंड लैम्ब और फ्रंट लैम्ब दोनों में होते हैं। जो फ्रंट है और जो हाइंड लैम्ब है उनमें जो फ़र्क है, जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि जो फ्रंट होता है उसमें कोई वेब वगैरह मौजूद नहीं होते। ये वेब वगैरह मौजूद नहीं होते। ये क्यों मौजूद नहीं होते? ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उनके जो फ्रंट होते हैं अनवेब्ड होते हैं, जो हाइंड होते हैं वो वेब्ड होते हैं। क्या वजह है, किसके लिए है? ठीक है ना। तो जो उनके फ्रंट होते हैं वो अनवेब्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो माहौल में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। जो लैंड पर होता है ना ये इसकी ग्रिप मजबूत हो जाती है इसी फ्रंट लेग की वजह से। ठीक है ना। और फ्रंट लेग की वजह से आप इसके नाखून वगैरह देखें तो ये ज़मीन पर ग्रिप बनाने के लिए, चलने के लिए ये यूज़ करता है। लैंड के लिए अडाप्टेशन के लिए ये अहम है। अगर बात की जाए तो इसके जो हाइंड फीट है, हाइंड फीट की अगर इसकी बात की जाए तो हाइंड फीट जो है वो वेब्ड होते हैं। अगर आप देखें अपने जहन में ले आएँ कि जो डक होता है उसके अगर आपने फुट देखा हो, ठीक है ना, फुट देखा हो तो डक का जो फुट होता है वो वेब्ड होता है। ठीक है ना। वो वेब्ड होता है इसलिए वो क्योंकि तैरने में, स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। अगर आपने देखा होगा कि स्कूबा डाइवर जो सी डाइवर होते हैं ना उन्होंने एक आर्टिफिशली जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं जो फ्लिपर लाइक एक शूज़ होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अगर बात करें इनके सेंस की बात करें, दे हैव गुड नाइट विजन। तो इनकी रात को देखने की जो ताकत होती है, जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये नक्टर्नल होते हैं। देयर आर टू टर्म्स आर यूज, वन इज़ नक्टर्नल, सेकंड इज़ डिन्यूरल। नक्टर्नल वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट, लाइक फॉर एग्जांपल जीकोज। आपने पढ़ा होगा रिप्टाइल में जीकोज सिक्वामेटा में आता है। अडा सिक्वामेटा से बिलोंग करते हैं।
इसमें आ जाता है जीकोज आ जाता है, तो वो नेक्टर्नल हैं, ये भी नेक्टर्नल हैं क्रोकोडाइल। जो डिन्यूरल होते हैं वो डे के दिन में एक्टिव होते हैं। अगर इनकी स्पेशल एक नेक्टेटिव मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है, जो कि नेक्टेटिव मेम्ब्रेन आप इनकी आंख को देखें, एक सर्कुलर आंख होती है जैसा कि गोल्फ बॉल की तरह होती है। ये इनके अंदर एक आंखों के ऊपर एक लेयर लेयर सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इन्हें डेप्थ में जब ये जाते हैं या किसी भी ऐसे पानी में, धुंधले पानी में जाते हैं, तो वो इनको इस काबिल बनाती है कि वो इजीली किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर इनके एयर की बात की जाए तो ये दोनों माहौल में रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में रहते हैं। जो इनके एयर होते हैं वो इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो दोनों दोनों लैंड पर भी सुन सकते हैं और वाटर में भी सुन सकते हैं। अगर इनकी टंग के बारे में बात की जाए, जो इनके टंग के बारे में इंटरेस्टिंग एक थिंग है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो इनकी क्रोकोडाइल की टंग होती है, आपने कभी नहीं देखी होगी कि ड्यूरिंग ईटिंग या किसी भी दौरान उनकी जो ज़बान होती है वो मुंह से निकली हुई नहीं होती, ठीक है ना। वो क्यों नहीं निकली होती? वो उनके उसके ज़बान के साथ ना एक फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, उसी वजह से वो क्लिफ्ट प्लेट जो उनका वो होता है ना, उसके साथ चिपकी हुई होती है। और ये एक इसका ये फ़ायदा भी होता है कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं ना, उनमें ये क्या करती है कि साल्ट वगैरह को इंटर नहीं होने देती, ठीक है। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो ये डॉग की तरह का एक पेंटिंग का जो प्रोसेस है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पेंटिंग का। ये अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इनके जिस्म पर कोई स्वीट ग्लैंड, आपने कोई पसीना वगैरह नहीं आता, तो ये पेंटिंग प्रोसेस शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये बैठते हैं ना, धूप में बैठते हैं, तो ये इनका माउथ जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है, जैसे कि डॉग एक्ट करता है इसी तरह का। अगर हम इसके फूड की बात करें तो ये डिपेंड करता है उनकी स्पीशीज़ पर कि क्रोकोडाइल है तो वो कौन सी, और अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि फ़ूड कौन सा अवेलेबल है। फ़िश पर भी फीड करते हैं, एम्फीबियंस पर भी फीड करते हैं, क्रेस्टेशन पर भी फीड करते हैं। क्रेस्टेशन में क्रैम्प्स वगैरह, क्रेल आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, और भी इसके जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो और मोलस्क पर भी, स्नेल्स वगैरह इन पर भी फीड करते हैं, जो बर्ड्स पर भी फीड करते हैं, ठीक है। दूसरा रेप्टाइल वगैरह पर, मैमल्स वगैरह पर फीड करते हैं। अगर मैमल्स की बात आ जाए तो और आपने ज़्यादातर देखा होगा एनिमल प्लानट या जियोग्राफी पर, ये ज़्यादातर उस वक्त हमला करते हैं जब ये विल्डर बीस्ट होते हैं, जो कि अपनी जब ड्राई सीज़न आता है तो वो अपनी चरागाहें छोड़कर दूसरे चरागाहों की, सरसब्ज चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नदी को पार करते हैं। उसी दौरान इनके हमले ज़्यादा देखे जाते हैं क्रोकोडाइल के। और आपने देखा होगा कि बबून, ठीक है ना, दैट्स बिगेस्ट मंकी, तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो वो पानी को अगर क्रॉस करे किसी नदी वगैरह में, तो उसके दौरान भी इसके ज़्यादातर हमले देखे गए हैं। अगर इनकी लैंड की स्पीड की बात की जाए तो इनकी जो लैंड स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है, तो वो 70 किलोमीटर पर हावर है। और जो हाईएस्ट स्पीड है वो जो शो करता है वो है नाइल क्रोकोडाइल। तो मैं आपको एक जैसा कि इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी कोई वास्ता पड़ जाए, जब वो कहते हैं कि सिचुएशन से कैसे बचना है, अगर कोई क्रोकोडाइल आपका पीछा कर रहा हो तो आपने जैग जैग कंडीशन में आपने भागना है, ठीक है ना, फुली स्ट्रेट नहीं भागना। तो वो आपको ऐसे तो वो पकड़ सकता है ना, अगर आप जैग जैग में, तो वो बॉडी को ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता, तेज़ी से मूव नहीं कर सकता। अगर बात की जाए इसके शकल करैक्टर की, जो कि हमारे नसाब में शामिल है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो दे हैव अ ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ आइज़। इनकी जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है ना। जो इनकी ओपनिंग होती हैं वो फ्रंट पर होते हैं, आइज़ से थोड़ा नीचे होती हैं। दे हैव ट्रायंगुलर आइज़। आपने ज़्यादातर एनिमल देखे होंगे कि उनकी आइज़ जो होती हैं वो ट्रायंगुलर आइज़ होती हैं। जैसा कि डोमेस्टिक को आप कंसीडर कर लें, जो कैट होती है या डॉग होता है, तो उसकी आपने आंखें देखी होंगी कि उनकी जो आइज़ होती हैं ना, आइज़ होती हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। वो ट्रायंगुलर क्यों होती हैं? वो उनकी फोकसिंग पावर को इंक्रीज़ करती हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है ना। इनके टीथ की अगर तादाद की बात की जाए तो वो 200 से 300 इनके अंदर टीथ होते हैं। क्रोकोडाइल हैज़ सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट। स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट्स, ये जो इनकी बाइटिंग पावर है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसकी सेकंड बाइट माना जाता है कि ये अपने जबड़े के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ को जब दबोचते हैं या पकड़ते हैं। तो अगर बात की जाए तो इनकी जो बाइटिंग पावर को इंक्रीज़ करते हैं या उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो केनाइन टीथ है। केनाइन टीथ के अगर फंक्शन की बात की जाए, जो केनाइन टीथ होते हैं वो टेयरिंग के लिए, गोश्त को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या क्रैकिंग बोन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और अगर कोई एनिमल कैन आस्क फ्रॉम यू वो फास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट की अगर बात की जाए, तो वो तो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट है, फास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट हाइना। हाइना, ठीक है ना। हाइना को उर्दू में लगड़ बग्गा भी कहते हैं, ठीक है, लगड़ बग्गा। ये आमतौर पर ब्राउन कलर के होते हैं, इनके जिस्म पर डार्क स्पॉट्स होते हैं।
इनके जिस्म पर डार्क स्पॉट्स होते हैं और इनमें किनेन टीथ की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये ग्रुप में आमतौर पर शिकार वगैरह करते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पान दे रिप्लेस अबाउट 3000 टू 2000 टीथ। ये 2000 से 3000 टीथ अपने लाइफ साइकिल में कंप्लीट करते हैं। अगर इनकी लाइफ साइकिल उम्र की बात की जाए तो 30 से 40 होती है, मैक्सिमम 45 भी हो सकती है। और जब क्वेश्चन ही रोज़ ये होता है कि व्हाट इज़ लाइफ स्पान, लाइफ स्पान किसे कहा जाता है। लाइफ स्पान जब एक जो होता है ना, एक एनिमल पैदा होता है, एनिमल के पैदा होने से उसके नेचुरल डेथ तक के प्रोसेस को जो है ना, दो पीरियड है, दौरानिया है, उसको लाइफ स्पान कहा जाता है। आपने नेचुरल डेथ को लाजमी इस पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि कोई भी जानदार जो है वो अटैक, जैसे कि प्रेडेटर के अटैक की वजह से में मर सकता है, उसकी एक्सीडेंटली कोई भी डेथ हो सकती है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर क्रोकोडाइल्स की बात की जाए, इसकी एग्जांपल की बात की जाए या इसके मेंबर्स की बात की जाए, तो इसमें आ जाते हैं एलिगेटर आ जाते हैं या गेवियल आ जाते हैं। एलिगेटर की बात की जाए तो इसकी लोकेशन वी आर दे फाउंड इन अमेरिका, चाइना वगैरह में पाए जाते हैं। एशियन कंट्रीज में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी चंद पॉपुलर स्पीशीज़ के बारे में बात करें एलिगेटर की, तो वो है चाइनीज़ एलिगेटर फास्ट, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो मेजेस्पेंसिस एलिगेटर है। अमेरिकन एलिगेटर जो है ना, इसकी एक मैं आपको इजाफी एक एक्स्ट्रा आपको बात बता दूं, तो इनको बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जाता है, क्योंकि इनकी जो स्किन्स होती है ना, वो फैशन इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है। इनकी स्किन्स बहुत ज़्यादा कीमती होती है अमेरिकन एलिगेटर की। अगर बात करें एलिगेटर के स्नाउट्स की बात करें, ये जो है ना पॉइंट्स जो है ना डिफ्रेंशिएशन के लिए, कि आप कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, कि जो बेसिक इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना, इनकी वो स्नाउट क्रिएट करती है बेसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनकी जो होता है क्रोकोडाइल होता है, जो उनका क्रोकोडाइल होते हैं, उनकी जो स्नाउट होती है वो वी शेप होती है। अगर बात करें एलिगेटर की स्नाउट की, तो वो होती है यू शेप होती है। अगर हम इनकी बात करें, जो इनको जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इनके हैबिटेट की वजह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इनके कलर की वजह से, बॉडी कलर की वजह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो क्रोकोडाइल होते हैं वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, जो एलिगेटर होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, जो एलिगेटर होते हैं आप ये पिक्स में देख सकते हैं, उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है ना। मार्शी प्लेसेस वगैरह में, वाटर लेक्स वगैरह में भी ये पाए जाते हैं एलिगेटर जो होते हैं। मार्शी जो दलदली होते हैं उन एरिया में भी एलिगेटर पाया जाता है। अगर बात करें गेवियाल की, जो इसका मेंबर है, क्रोकोडाइलिया से बिलोंग करता है, इसका जो मेंबर है, दे लिव इन डीप पोल्स वगैरह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ वगैरह में रहते हैं। एंड रिवर जंक्शन के लिए आप सेकंड अल्टरनेटिव इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसे कमिश्नर कहा जाता है, पॉइंट ऑफ यूनियन। वो जगह जहाँ पर दो दरिया आपस में मिल रहे हैं, उस जगह पर भी इनके पाए जाने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इनके अगर कलर की बात की जाए तो इनका कलर होता है ब्राउन ओलाइव कलर के होते हैं। इनकी स्नाउट की बात करें, स्नाउट इनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, जो कि इनकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए अहम किरदार अदा करती है। इनकी जो स्नाउट होती है लाइक अ डॉल्फिन ऑफ फिश को कंसीडर करें तो इनकी थोड़ी उसकी ज़्यादा उसकी मोटाई ज़्यादा होती है ना, विड्थ, तो इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होता, स्नाउट इसकी लॉन्ग लेंथ ही होती है, ठीक है। अगर क्रोकोडाइल की बात की जाए, स्नाउट की बात की जाए, मैंने पहले भी इसकी बात बता दिया है, तो जो होती है कैप्चर वगैरह करने के लिए इसे इस्तेमाल करती है स्नाउट को। और उसके बाद है जो प्रोड्यूस साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट क्या है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वाई क्रोकोडाइल शो साइड में मूवमेंट। साइड में मूवमेंट इसलिए शो करता है कि वो जो शिकार को पकड़ता है, शिकार को पकड़ने के बाद उसे वांट टू डिवाइड इनटू द पीसेस, ठीक है ना, डिवाइड इनटू द पीसेस में तकसीम करना चाहता है, इसलिए वो अपनी सारी जो एनर्जी होती है, उसकी फोर्स वो लगा देता है उस पर, ताकि उसे टुकड़ों में डिवाइड करके आसानी से उसे खाया जा सके। जो क्रोकोडाइल होते हैं वो 1 घंटा तक पानी में, 2 घंटा तक पानी में ख़ुद को सबमर्ज कर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं। इनकी एयर पासवे कंसिस्ट ऑफ टाइट सील, ठीक है ना, टाइट सील पर मुश्तमिल होती है। ये एक स्पेशल इनमें स्ट्रक्चर या आर्गन पाया जाता है। ये मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर को इंट्रेंस से स्टॉप करता है, वाटर को इनकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देता। और दूसरा है सेकेंडरी प्लेट, इनमें सेकेंडरी प्लेट पाई जाती है। सेकेंडरी प्लेट का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी प्लेट आमतौर पर उस वक्त वेरिएबल होती है इनमें जब ये खुराक खा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये एक उनमें एयर पासवे एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करती है। अगर इसके अलावा बात की जाए स्नेक में गुलेट है, जो उसके लोअर जाज में पाई जाती है, ठीक है ना। एक पोर्स होता है, बड़ा सुराख होता है, जिसके ज़रिए वो ड्यूरिंग ईटिंग या स्वेलिंग के दौरान, आपने देखा होगा पैथन वगैरह, ये बड़े सांप किसी शिकार वगैरह को जब पकड़ते हैं ना, नॉन पॉइजनस स्नेक है पैथन, जब वो किसी शिकार वगैरह को पकड़ता है ना, पकड़ने के बाद तो फिर वो जो है ना, ये सेकेंडरी प्लेट होती है, उस दौरान वो स्वेलिंग के दौरान उसे
अल्टरनेटिव पाथ प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें इनकी टेल के बारे में, ये देखें इनका टेल जो होता है मस्कुलर होती है, मस्कुलर। अगर अगर टेल मस्कुलर ना होती तो स्टीफन स्टीफन होती है, अकड़ी होती ना, तो फिर ना वो डिफेंस, ना वो स्विमिंग में यूज़ हो सकती थी, ना डिफेंस में यूज़ हो सकती थी, अटैक अटैक में भी यूज़ नहीं हो सकती। जिनकी होती है वो कंप्रेस्ड होती है और लेटरली होती है, ठीक है ना, लेटरली। इनकी अगर बात की जाए स्विमिंग में इस्तेमाल होती है, डिफेंस में इस्तेमाल होती है, एंड अटैक में इस्तेमाल होती है। डिफेंस की अगर बात की जाए, रेप्टाइल में डिफेंस की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो टेल को डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो है कोमोडो ड्रैगन। आपने बहुत सी वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा कि जो कोमोडो ड्रैगन होती है वो ख़ुद को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए वो ना, वो अपना जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो पावर होती है ना टेल में वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई चीज़ उसे पकड़ने की कोशिश करे, उसका जो प्रेडेटर वगैरह हो, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो उसको, उसकी आँख फोड़ सकती है। अगर इसके डिजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, क्रोकोडाइल का डिजेस्टिव सिस्टम इसमें बात की जाए, तो टीथ जो इसके होते हैं वो टेयरिंग के लिए, खुराक को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टुकड़ों में जब तकसीम हो जाता है उसके बाद इसका स्वेलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, स्वेलिंग का प्रोसेस होता है। यूज़ लेम फॉर लार्ज प्रे। अगर छोटा प्रे हो तो उसे इजीली दबोच लेता है। अगर लंबा वो हो तो वो अपने लिम्स वगैरह को यूज़ करता है। इनका स्टमक जो होता है वो गीजर लाइक होता है। ये जो स्टमक है ना, इसी स्टमक की वजह से, गीजर लाइट स्टमक की वजह से ये सिमिलैरिटीज़ शो करता है बर्ड के साथ, ठीक है ना। एक ये चीज़, और आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि जो दूसरी चीज़ क्या है जो ये शो करती है कि इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बर्ड के साथ भी वो करती हैं, सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं। गीजर लाइक स्टमक किस तरह का स्टमक होता है? अगर आपने, हमने क्रोकोडाइल को तो नहीं देखा ना, क्रोकोडाइल आपने लाइव तो नहीं देखा होगा ना, तो आप अगर कंसीडर करें बर्ड का, बर्ड की बात करें तो बर्ड जो होते हैं ना वो खुराक को खाने के बाद, तो वो छोटी छोटी कंकरियाँ जो है ना, वो अपनी जो उनकी होती है फूड स्टोरेज होती है, जो विजिकल्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं, थैली होती है, उसी में वो स्टोन्स वगैरह, छोटे छोटे स्टोन खाते हैं। वो डिजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये भी अगर किसी चीज़ को शिकार करते हैं तो उसको फुली स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद ये रॉक वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उन्हें अपने जिस्म में इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद जब ये मूवमेंट करते हैं, वाटर में मूवमेंट करते हैं, वाटर में मूवमेंट करने के दौरान जो वो रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो बॉडी के जो मीट्स वगैरह होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। डिस्ट्रॉय करने के बाद 1 हफ्ता के बाद जो वो फूड स्वेलो करते हैं, जो चीज़ खाते हैं, तो उसकी जो हड्डियाँ वगैरह दोबारा वापस ज़मीन पर फेंक देते हैं या किसी एरिया में भी, ठीक है ना। तो इनकी अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये ओविपोरस होते हैं। 3 टर्म्स हैं अक्सर जो कि कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं किसी भी के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, कि ओविपोरस, ओविपोरस वो होते हैं जो एग देते हैं, एग से बच्चे निकलते हैं। और दूसरा होता है वीवीपोरस, वीवीपोरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है ना, एग्स नहीं देते। और दूसरा होता है ओविविपोरस, ओविविपोरस वो होते हैं जिनमें एग इंटरनली तौर पर हैच होते हैं, ठीक है ना, हैच होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, इंटरनली हैच होते हैं। इनमें कॉपुलेशन जो है, कॉपुलेशन वाटर में प्रोड्यूस होती है, मैटिंग का प्रोसेस है। तो जो फीमेल्स है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा मैटिंग के लिए ख़ुद को शो करती है। इसके बाद जो है ना फीमेल जो है वो हार्ड शेल एग देती है, ठीक है ना। हार्ड शेल एग होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव ऊपर शेल लगा हुआ होता है। वो ज़मीन में होल या गड्ढा खोद कर देती है या नेस्ट बनाती है। आप देख सकते हैं ये ज़मीन में नीचे वाली पिक्स में आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा बना हुआ है ज़मीन में, और ऊपर वाली में नेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, नेस्ट बनाया हुआ है। आप अगर देख लें तो इनके जो एग्स होते हैं वो हार्ड शेल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप स्नेक के देख लें तो उसको रबर लाइक ऊपर शेल होता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि आप उसके एग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्टिव होता है। अगर बात की जाए इनके इनक्यूबेशन पीरियड की, तो इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है इनका 80 डेज़ होता है। इनक्यूबेशन पीरियड अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो अगर मैं आपको चंद एग्जांपलों के तौर पर बताऊं को, जो जो रैबिट होता है ना, रैबिट की बात की जाए तो उसका 25 होता है या 22 डेज़ होते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। अगर ह्यूमन के इम्यूनिटिक पीरियड की बात की जाए 280 डेज़ होते हैं, ठीक है ना, 9 मंथ 80 डेज़ होते हैं। और अगर बात की जाए डॉग की तो उसके होते हैं 65 डेज़ होते हैं। अगर बात की जाए सबसे जो लॉन्गेस्ट इनक्यूबेशन पीरियड है वो है एलिफेंट का, ठीक है ना। एग्स नंबर 20 to 100 होते हैं। एग्स जो नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं, एज पर डिपेंड करते हैं। अगर एज ज़्यादा होगी तो एग प्रोड्यूस करने की उनकी जो ताकत होगी वो ज़्यादा होगी। और इनकी हैचलिंग को, जो हैचिंग, जो बच्चे निकले हुए होते हैं अंडों में से, तो उनको कहा जाता है पॉड कहा जाता है, ठीक है ना। हैचलिंग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जो इनमें टेम्परेचर होता है हैचिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कैसे अहम किरदार अदा करता है? कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो आपने पढ़ा होगा ना बुक्स में ये पढ़ा होगा कि जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इनका बॉडी टेम्परेचर हमने बात की थी कि 30 से 33 होता है।
अगर इनका बॉडी टेम्परेचर 33 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 33 से ज़्यादा हो, बैंक ऑफ रिवर वगैरह के ऐसे कोने वगैरह पर ये अंडे वगैरह देते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इनमें इनके अंडों में नेचुरली तौर पर इंडरगेनिक एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि जो है ना मेल करैक्टर को साबित करता है, प्रूव करता है, और अंडों में मेल करैक्टर को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर इनमें टेम्परेचर कम होगा तो इससे फीमेल प्रोड्यूस होंगी। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ एक एक्स्ट्रा क्रोकोडाइल के बारे में और प्लोवर बर्ड। ये एक इजिप्टियन एक प्लोवर बर्ड है। इनके दरमियान एक एसोसिएशन है जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। इजिप्टियन जो प्लोवर बर्ड होता है गेट्स इनटू द क्रोकोडाइल माउथ एंड पिक्स अप द टीनी बिट्स पीसेज ऑफ फूड स्टक इन द टीथ। तो जो इजिप्टियन प्लोवर बर्ड होता है वो अपनी खुराक ऐसे हासिल करता है जब ये किसी भी प्रे वगैरह को खाता है। खाने के बाद जो इसके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वो उसके दांतों में अटक जाते हैं और इस प्लोवर बर्ड के ये खाने का ज़रिया भी हैं। प्लोवर ईट दीज पीसेस एंड कंप्लीट हिज डाइट, तो वो अपनी खुराक को कंप्लीट करता है। इसके बदले में जो प्लोवर बर्ड होता है वो क्रोकोडाइल के माउथ को फ्रेश रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है ना। ये देखें, ये म्यूचुअलिज्म एक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन है। अगर बात की जाए मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि क्रोकोडाइल जो है मेडिकल में कितने इनकी इंपॉर्टेंस होती है, अगर इनके इम्यून सिस्टम की अगर बात की जाए, जो क्रोकोडाइल का इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पावरफुल होता है। क्रोकोडाइल कैन हील देयर वाउंड दैट अकर ऑन देयर बॉडी ड्यूरिंग फाइट्स। फाइट्स के दौरान रेप्टाइल वगैरह जो होते हैं ना, अगर कभी ये लैंड पर मौजूद हो, उनके दौरान फाइट्स वगैरह होगा, या हिप्पोपोटामस के साथ इनकी जो फाइट्स वगैरह हो जाए तो उसके दौरान जो इनके बॉडी पर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो इनके इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उसे मंदमल कर सकते हैं, उसे हील अप कर सकते हैं। जो क्रोकोडाइल का ब्लड होता है वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पेनिसिलियम एंड स्टिफलोकोकस जैसे कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंस शो करते हैं। बट जो क्रोकोडाइल का ब्लड होता है इट्स एक्ट्स लाइक अ ट्रिगर के तौर पर एक्ट करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। क्रोकोडाइल का जो ब्लड होता है, अगर इसके ये एक साइंसदान था, ऑस्ट्रेलिया का साइंसदान था जिसका नाम था एडम ब्रिटन ने उसके ब्लड को वो कलेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसने ये वजाहत की, जो HIV के पेशेंट होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस के जो पेशेंट होते हैं, HIV बेसिकली एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जिस्म की इम्यूनिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ये जो है उनमें क्या पैदा करते हैं, उनमें इम्यूनिटी वगैरह को इंक्रीज़ करता है, उनकी इम्यूनिटी के इस बीमारी से बचाता है। अगर क्रोकोडाइल के ब्लड की बात की जाए तो ठीक है ना, उसकी बात की जाए तो एक्स्ट्रा मैं थिंग्स आपको बता दूं कि वो बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका जो ब्लड है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। अगर क्रोकोडाइल के टीयर्स की बात की जाए, ये कोटेशन आपने ज़्यादातर पढ़ा होंगे, बुक्स वगैरह में भी पढ़ी हो, लेकिन इसके बारे में बात किया जाता है, कोई इसके बारे में हकीकी कोई बात नहीं की गई। लेकिन जो कुछ बिलीव्स वगैरह हैं, जो कंसेप्ट वगैरह हैं, कुछ कहते हैं कि साइंसदान कहते हैं कि ये जो है ना कि ये रॉन्ग बिलीफ है यूरोप के लोगों के, इनके खिलाफ क्रोकोडाइल टीयर्स। और क्रोकोडाइल जो है ना टीयर्स उस वक्त शेड करता है जब उस वक्त फ्लो करता है अपनी आंखों से जब ये प्रे को खा रहा होता है। और सम सेज अबाउट दैट दे डू नॉट पे सॉरी फॉर ईटिंग प्रे, वो नहीं रोता नहीं है, बट जब वो खाने के दौरान बहुत ज़्यादा एयर जो है ना एयर को स्वेलो कर लेता है, ठीक है ना। तो एयर को स्वेलो करने के बाद जो एयर होती है वो लैक्रिमल ग्लैंड में चली जाती है। इनका जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है वो टेयर प्रोड्यूसिंग में अहम किरदार अदा करता है। जो बिलीफ में कहा गया है, एक बुक है देन एंड नाउ, उसमें भी बात की गई है कि ये यूरोपियन लोगों के ऐसे बिलीफ हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है इनके बारे में। अगर क्रोकोडाइल कैसे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है, तो ये बात की जाए तो फॉर एग्जांपल नाइल जो क्रोकोडाइल होता है वो फीड ऑन कैट फिश पर फीड करता है, ठीक है, नाइल क्रोकोडाइल, जिसकी बात मैंने की कि इसकी स्पीड जो लैंड पर 17 किलोमीटर पर आवर है। क्रोकोडाइल अगर क्रोकोडाइल ख़त्म हो जाए तो कैट फिश जो है ना छोटी मछलियों को खा जाएगी, स्मॉल फिशेस को खा जाएगी। स्मॉल फिशेस को जब ये खा जाएगी, स्मॉल फिशेस जो हैं वो 40 जो है ना 40% बर्ड्स की जो है ना फूड के तौर पर होती है। तो इससे बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होगी। और दूसरा जो है ना पोल्यूशन जो कंट्रोल में भी ये अहम किरदार अदा करता है। पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जाए तो फिलिपाइंस वगैरह में ये क्रोकोडाइल एक्सटेंट हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट की गई, बिकॉज दे आर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई मसला होना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल वगैरह हो, ठीक है ना। खुदा हाफिज़।